शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। भारत के लिए अगले 20 से 35 दिन बेहद अहम है। 20 से 35 दिन में नया वेरिएंट भारत आ सकता है। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर, अब तक के ट्रेंड के आधार पर डराने वाली खबर है। चीन, जापान, यूरोप के बाद साउथ एशिया आता है नया स्ट्रेन। लिहाजा आने वाले वक्त में यह मुमकिन है कि नया स्ट्रेन भारत में भी दस्तक दे दे। भारत के लिए इसीलिए कहा जा रहा है कि अगले 20 से 35 दिन बहुत ज्यादा अहम है। हम क्या कर सकते हैं? हम सावधान रह सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर सकते हैं। और नए स्ट्रेन को लेकर इस वक्त दिल्ली से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। कुमार, इस नए खतरे के बारे में बताएं। कहा यह जा रहा है कि अगले 20 से 35 दिन बहुत अहम। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है या जो ट्रेंड देखा है पहले और दूसरे फेज में, उसके हिसाब से चाइना से किसी वायरस का शुरुआत होती है और चाइना से निकलकर वो यूरोप, अमेरिका की तरफ जाता है, वहां से फिर पैसिफिक कंट्रीज में जाता है और पैसिफिक कंट्री के बाद फिर साउथ एशिया में आता है, जहां पे हम अभी खड़े हैं। तो इस पूरे साइकिल में तकरीबन 20 से 35 दिनों का वक्त लगता है। जिस हिसाब से नया वेरिएंट समीर शुरू हुआ है, इस वेरिएंट की वजह से चाइना में एक्सपेक्टेड है 10 लाख मौतें हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। होगा क्या ये अब किसी को पता नहीं है, क्योंकि वायरस कितना म्यूटेट करता है और कितना खतरनाक होता है यह देखना दिलचस्प होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर चाइना में इतनी खराब स्थिति हो गई है जहां पे कि अस्पताल के बाहर 4 घंटे का क्यू है एक पेशेंट को दिखाने के लिए, तो वो जब म्यूटेट होते हुए यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज होते हुए, पैसिफिक कंट्रीज होते हुए इंडिया आएगा, तो इंडिया आने के बाद वो किस तरीके से कहर बर पाएगा यह देखना अभी दिलचस्प होगा। दूसरी बात, स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि जिन जिन देशों ने अपने आप को बताया कि हम कोविड से लड़ने में सक्षम हैं, सबसे ज्यादा तबाही उन देशों में हुई है, चाहे वो इटली हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो या फिर कोई और हो। ऐसे में हमें अपनी पीठ थपथपाने से ज्यादा जरूरी है कि हम सजग रहें, तैयार रहें और कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो करें। सरकार इस बार कोई भी मैंडेटरी कुछ भी नहीं करने जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी जारी करने जा रही है, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि पहले और दूसरे वेव के बाद अधिकतर लोगों को पता है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे में लोगों की भी एक बड़ी जिम्मेवारी है कि वो मास्क लगाएं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, और अगर अकेले हैं तो फिर वो खुले रह सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल सही बात है। और कुमार, इसीलिए मास्क को भी जरूरी नहीं किया गया है। सलाह दी गई है कि मास्क लगाएं, सार्वजनिक जगहों पर जाएं तो मास्क लगाएं। निश्चित रूप से। और दूसरी बात, सरकार ये भी देख रही है कि आज से एक तरीके से इंटरनेशनल पैसेंजर जो आते थे समीर, उनके साथ परेशानी क्या होती थी कि अगर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है। कुमार, आप बने रहिए, एक बड़ी अपडेट आ रही है, दर्शकों को पहले उससे अपडेट करा दें। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन की घटना से डरने की जरूरत को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय रिव्यू कर रहा है कि किस तरह से 2020 में भी अचानक से हालात बेकाबू हो गए थे। हांगकांग, सिंगापुर से आने वालों का टेस्ट अनिवार्य करना संभव है और इस पर विचार किया जा रहा है, यानी कि जो प्रिवेंटिव स्टेप्स है उसे लिया जा रहा है। से अचानक हालात कोरोना को लेकर बेकाबू हो गए थे, ऐसी कोई नौबत ना आए, इसको लेकर के सरकार लगातार बैठकें कर रही है। नजर बनाए हुए हालात पर एडवाइजरी भी जारी की गई है। कोरोना कॉन्क्लेव टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देश के जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, कोरोना पर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है इंडिया। अगले मंगलवार को देश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। देश के सभी अस्पतालों में एक साथ मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इमरजेंसी से लेकर सभी फैसिलिटी का मॉक ड्रिल किया जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर इस ड्रिल का हिस्सा होंगे। तो देखिए, ये बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है सरकार की ओर से। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कुमार कुंदन, ये बहुत बड़ी और अच्छी पहल है, शायद ऐसा पहली बार होगा कि देश के सभी अस्पतालों में एक साथ कोरोना की तैयारियों का आकलन करते हुए मॉक ड्रिल कराया जाएगा। क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए अंजलि, अभी से थोड़ी देर बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं
और उस बैठक में इस बात को लेकर उनको आगाह करेंगे कि कितना खतरनाक हो सकता है ये सब कुछ। लेकिन उस खतरनाक से हमें डरने से ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास अनुभव भी है और बेसिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अब उस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे उपयोग किया जाए और कैसे उसको एक तरीके से कहते हैं एक सिस्टम में लाया जाए, उसके लिए एक मॉक ड्रिल किया जाएगा। और उस मॉक ड्रिल में अगले मंगलवार को देश के सभी बड़े अस्पताल, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे वो राज्य सरकार के हों, उन सभी बड़े अस्पतालों में एक नियत समय पर एक साथ मॉक ड्रिल शुरू होगा। और उसमें यह देखा जाएगा कि किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का बिहेव करते हुए अगर कोई मरीज इमरजेंसी में आता है तो उसको किस तरीके से वार्ड में शिफ्ट करना है, किस तरह से उसको आईसीयू में शिफ्ट करना है, ऑक्सीजन की उस वक्त क्या स्थिति होगी, क्या उसको आरटीपीसीआर करने के बाद क्या उसकी सीटी स्कैन की जरूरत है, क्या उसके लंग्स का जो है एक्सरे करने की जरूरत है, तमाम तरह की सुविधाओं का एक तरीके से बिल्कुल, यानी तैयारियों को जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि हम कितने तैयार हैं। लेकिन कुमार, मुझे यह बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि 20 से 35 दिन, जो अगले 20 से 35 दिन हैं, उसमें हमें सावधान रहने की जरूरत है, नया स्ट्रेन हमारे मुल्क में दस्तक दे सकता है, इससे जुड़ी कुछ और इंफॉर्मेशन मिल पाई है क्या? किस लेवल का यह स्ट्रेन है, कितना घातक है, कितना खतरनाक है, इससे लेकर कुछ अपडेट है क्या? देखिए, जो मौजूदा स्ट्रेन है समीर, वो तकरीबन 90 देशों में फैल चुका है। चीन का वो स्ट्रेन जो चीन में कहर ढा रहा है। हमारे देश में भी अभी तक 4 मामले उसके सामने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो एक तरीके से कह सकते हैं सोया हुआ स्ट्रेन है। पता नहीं कब जग जाए और कब तबाही अपना दे। और एक तरह से कह सकते हैं कि a to the power n तरीके से बढ़ता है ये, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 264 इस तरीके से बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति को अगर देखें तो जो चीन में R0 वैल्यू है, मतलब कि एक व्यक्ति कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, वो 16 है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इसका इन्फेक्शन रेट भी ज्यादा है। अब दूसरी बात ये होती है कि इन्फेक्शन करने के बाद ये कितना खतरनाक है। तो उस लेवल पे अगर हम आते हैं तो हमारे देश में बहुत ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है, कई जगहों पर हर्ड इम्यूनिटी हुई है, छोटे बच्चों में तो 80% होकर निकल चुका है ये पूरा वायरस। तो ऐसी स्थिति में हमें सजग रहने की जरूरत है और समय से पहले इसमें पूरी तरीके से गंभीरता से काम करने की जरूरत है। शायद यही वजह है कि जो वायरस की आप बात कर रहे हैं और जिस तरीके के म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3-4 दिन पहले ही राज्य को कहा है कि हर केसेस का आप जीनोम सीक्वेंसिंग करना शुरू कीजिए, ताकि यह पता चले कि आखिर उसका स्वरूप क्या है और वो हमारे आपके लिए कितना खतरनाक है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा समीर, अभी जो फ्लाइट्स आ रही हैं चीन से तो कोई नहीं आ रहा, सिंगापुर या हांगकांग से आ रहा है। सिंगापुर और हांगकांग का मतलब है कि चीनी नागरिक ही आ रहे हैं। जो नए साल का वक्त होता है उस वक्त चीनी नागरिक बड़ी तादाद में दूसरे देशों में घूमने के लिए जाते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये नागरिक जब दूसरे देशों में जा रहे होंगे तो वहीं से ये फैलना शुरू होगा। ऐसे में फिलहाल आने वाले दिनों में, मतलब आज से ही, चीन से आने वाले नहीं बल्कि हांगकांग और सिंगापुर से आने वाले, चीन और आसपास के इलाके से आने वाले फ्लाइट्स पर भी सरकार की पैनी नजर है। और अगर उन फ्लाइट के रैंडम बड़ी समस्या हमने पिछले 3 सालों में, जब से कोरोना आउटब्रेक हुआ है चीन में, वुहान से शुरू होकर, हमने एक सबसे बड़ी हाईलाइटिंग प्रॉब्लम देखी है थीमेटिक तौर पर। WHO के पास भी चीन से रिलेटेड डेटा एक्यूरेट होता नहीं है। ऐसे में वो पूरे विश्व को किस तरह से अवेयर करेगा कि क्या कुछ साइंटिफिक फैक्टर्स है, क्या कुछ एनालिटिकल फैक्टर्स निकलकर सामने आ रहे हैं। भारत सरकार के लिए ये WHO से डेटा, अभी भी WHO ने तुरंत चीन से नए डेटा मांगे, अपडेट मांगे, कितना मिलेगा नहीं मिलेगा वो WHO जाने और चीन जाने, लेकिन भारत सरकार के लिए ग्लोबल लेवल पर इसे ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना, क्या इसके लिए भी किसी टीम को लेकर चर्चा हो रही है? क्या वो किसी अलग तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है, न केवल चीन बल्कि चीन से कहीं और फैल जाए, जैसे यूरोप में फैले, अमेरिका में फैले, अफ्रीका में फैले, उस रूट के थ्रू भारत में यहां पर आ जाए। ग्लोबली मॉनिटरिंग को लेकर जो आप अभी तक हम बातें कर रहे हैं, प्राइमरीली वो डोमेस्टिक लेवल पर है। देखिए आशीष, जो जहां तक हमारी जानकारी है और TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से जो जानकारी मिली है, WHO ने बेसिकली ऑफिशियली डेटा मांगा, चीन से मांगा है। लेकिन WHO की भी जो नीति है वो कहीं ना कहीं दोहरी नीति एक तरीके से देखने को मिलती है। हमारे जैसे देश, जैसे भारत जैसे देशों के साथ तो वो किसी और तरीके से बिहेव करती है, लेकिन चीन के साथ वो रिक्वेस्ट करती है। तो रिक्वेस्ट और ऑर्डर का फर्क जो है वो दिख रहा है। अभी भी उन्होंने डेटा शेयर करने की बात की है, लेकिन जो हिंदुस्तान का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है वो इस बात को लेकर बहुत ही सजग है कि चीन डेटा छुपा रहा है, खास करके मौतों को लेकर। जो तस्वीर आ रही है और जो डेथ हो रही है, दोनों में फर्क दिख रहा है। तस्वीर कुछ इस तरीके से चीन की आ रही है जिसमें 4-4 घंटा लोग लाइन में लगे हुए हैं, उसके बाद पेशेंट का नंबर आ रहा है एडमिशन के लिए। दूसरी बात, एक बेड पे 2 आदमी नीचे में लोग पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में डेथ कितनी हो रही है चीन ये नहीं बता रहा है।
तो जो सबसे बड़ा इस पूरे मामले में एविडेंस है वो डेथ है। डेथ से ही जो है सरकार अपनी नीति को बदलती है या सरकार उस पर अमल करती है। जैसे कि कोई बीमारी है वो सिर्फ इन्फेक्ट होकर रह जाता है, कुछ बीमारी है वो इन्फेक्शन के साथ डेथ भी कॉज करता है। तो हिंदुस्तान की सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी वो डेटा है। मुझे जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनली भी डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है चीन से। वो WHO पे रिलाई नहीं करने की कोशिश कर रही है, इंटरनली डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं कुमार कुंदन, जिसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि अगले 20 से 35 दिन बहुत ही अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि इसी दौरान मॉनिटरिंग की जाएगी कोरोना किस तरीके से संक्रमण अपना फैलाता है इसे लेकर के, क्योंकि ये जो 20 से 35 दिन का समय है वो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये हालात डराने वाले हैं जो कि चीन में बढ़ते कोरोना को लेकर है। ये देखिए एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अस्पताल में मरीजों के लिए बेड तक नहीं मिल रहे, अस्पताल में बैठने के लिए जगह भी नहीं है। तो चीन की ये तस्वीर है, बढ़ते कोरोना को देखते हुए अस्पतालों में जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। अस्पतालों के हालात ऐसे हैं कि वहां भारी भीड़ है, अस्पताल में मरीजों के लिए बेड तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मजबूरी ऐसी है कि लोग पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। इस तरीके की भी तस्वीरें चीन से सामने आ रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सुरेश के पास चलेंगे। LNJP हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर सुरेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि LNJP अस्पताल में हमने देखा जब कोविड की इससे पहले की जो लहरें आई उसमें किस तरह के हालात पैदा हुए, और आप लोगों ने भी शानदार काम किया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अब चीन से आ रही इन तस्वीरों को डिकोड करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे देश में तो हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन चीन में हाहाकार मचा हुआ है। इन तस्वीरों को आप कैसे देख रहे हैं? इन्हें कितना बड़ा आप अलार्म मान रहे हैं? अलार्मिंग सिचुएशन क्या वाकई है? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि नया कोई सब वेरिएंट आता है, नया कोई म्यूटेशन होता है वायरस में, तो उसका जो क्लिनिकल प्रोफाइल है वो अलग होता है और उसका जो डिजीज का इम्पैक्ट क्या होगा कंट्री में वो अलग होता है। हमने देखा कि हम इसलिए ज़्यादा सुरक्षित हैं कि हमारे यहाँ पे जो वैक्सीन प्रोग्राम है बहुत सफल रहा है और भारत में ही निर्मित और भारत के डॉक्टरों के द्वारा जो वैक्सीन बनाई वो बहुत कामयाब रही। और हमने देखा कि लगभग 27% के लगभग जो आबादी है हिंदुस्तान की उसमें बूस्टर डोज भी ले लिया है। इसलिए हमें पैनिक मोड में होने की आवश्यकता नहीं है, पर हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि अभी कोविड चला गया है। सब लोग आपने देखा कि मार्केट्स में, मॉल्स में, बाजारों में इतना भीड़ है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग कोविड जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक खतरा बना हुआ है। हमें जो हमारे मापदंड है कोविड के उनका पालन करना चाहिए और हमें बूस्टर डोज लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम सोचें कि बिल्कुल कोरोना नॉर्मल हो गया है, हम लापरवाह हो जाएंगे तो निश्चित रूप से मामले बढ़ेंगे। जरूर एहतियात लेने की जरूरत है। डॉक्टर व्यास, आपसे एक कमेंट चाहूंगा कि किस तरह से हमने देखा है कि एक पैटर्न से ऑब्जर्व किया गया था, जब चीन में एक बड़ी वेव आती है उसके 1, 2 या फिर 3 महीने के अंदर में भारत में और कई और देशों में कोरोना के संक्रमण बढ़ जाते हैं। 2 एटलीस्ट वेव्स में हमने ये देखा। क्या इसमें भी इस तरह की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि ये अब मान के चलिए कि जनवरी फरवरी तक भारत में भी एक और बड़ी वेव आ सकती है, या फिर अब जो 2 वेव्स इसके पहले थी उससे स्थिति काफी अलग है वैक्सीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हर्ड इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू? मेरे अनुसार ऐसा लगता है मुझे कि आने वाले 2 महीने हमारे लिए एक ऐसा समय है जबकि हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा। चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। जैसा कि मेरे सारे तमाम मित्र लोग कह भी रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है बहुत अच्छे से चलाया गया है। मेरा एम्फेसिस आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों के साथ ये रहेगा कि जिन लोगों ने कोविड का 2nd डोज ऑफ वैक्सीनेशन नहीं लिया है या जिन्होंने अपनी बूस्टर डोज का वैक्सीनेशन नहीं लिया है, उन्हें तुरंत जाके लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो हिंदुस्तान में जो वैक्सीन यूज़ किए गए, हिंदुस्तान की जनता ने जो वैक्सीनेशन लिए, वो इस वेरिएंट के अगेंस्ट में एक्ट कर रहे हैं या करते रहेंगे। और मुझे जो चिंता या मिनिस्ट्री की जो चिंता है वो इसी बात की है कि अगर ये वेरिएंट जो चाइना से अभी पैदा हुआ है वो अगर घूम के हिंदुस्तान में किसी नए रूप में अगर वो आता है
तो वो हो सकता है हमारे लिए एक चिंता। बिल्कुल, और चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है सर क्योंकि अब तक 90 देशों में फैल चुका है कोरोना का ये संक्रमण और भारत में भी अब तैयारियां इसलिए तेज कर दी गई। डॉक्टर DK गुप्ता, एक खबर आई कि मंगलवार को एक साथ सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी। ये कितना जरूरी था अभी के खतरे को देखते हुए, और इसमें सबसे ज्यादा कोरोना की तैयारियों की अगर बात करते हैं तो ध्यान देने की क्या जरूरत है? देखिए, कोरोना का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें हमें आइसोलेशन करना पड़ता है, स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, बहुत डिफरेंट होते हैं, ICU डिफरेंट होते हैं, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से डिफरेंट है, लोगों को PPE किट पहनना पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सारा जो प्रोसेस है, जो हमारी कोरोना ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, उनको दोबारा चेक करने की जरूरत है, उनको दोबारा री इंजीनियरिंग की जरूरत है अगर कुछ चेंज करना है। और दोबारा जो अस्पताल हैं जहाँ पे आइसोलेशन रूम नहीं रहे, फीवर क्लिनिक नहीं बना हुआ है, स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, L1 L2 है, जो जोन्स में डिवाइड किया था अस्पताल को हमने, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, उन सबको दोबारा सुदृढ़ करने की जरूरत है। और मैं फिर एक बात बोलूँगा, जो भारत है वो भारत वर्ष जो है 70% गाँव में रहता है, जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या जो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जो तहसील लेवल पे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मेडिकल कॉलेज को, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को पहले से ही काफी सुदृढ़ कर लिया है, प्राइवेट अस्पताल पहले से सुदृढ़ है, बट कहीं ना कहीं जो 70% जनता डिपेंडेंट है हमारे PHC पे, वहां पे हमें लगता है तैयारियां और मजबूत होनी चाहिए। वहां पे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को और स्ट्रांग करना चाहिए। वहां पे जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल है, उसको स्किल्ड करने की जरूरत है, उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, सो दैट अगर कोई ऐसी संभावना भी हो तो उसके लिए हम पूरी यही बात देखनी होगी, उसी की तैयारी करनी होगी और देखना होगा कि पिछले 2.5 सालों में रूरल इंडिया में कितनी प्रिपरेशन की गई। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, चीन के ग्रेटर शंघाई में कोरोना की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। आपको बता दें कि अगले हफ्ते तक आधे शहर के संक्रमित होने की आशंका है। आधा शहर के करीब 2.5 करोड़ लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आनन फानन में मेडिकल तैयारी करने की हिदायत दी गई है। तो देखिए, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है कि चीन में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते नजर आ रहे हैं। एक नहीं कई ऐसी चीजें साफ साफ दिख रही हैं जिनसे यही लगता है कि चीन अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार है। कह सकते हैं कि चीन ने खुद कोरोना सुनामी को न्योता दिया है। आइए समझते हैं कि हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। तमाम वजह चीन ने खुद बुलाई कोरोना सुनामी। ये क्यों कहा जा रहा है, ये जरा समझिए। घटिया वैक्सीन, चीनी वैक्सीन लगभग बेअसर रही, ये साफ तौर पर बात पुख्ता तौर पर सामने आ चुकी है। बाहर से अच्छी वैक्सीन मंगाई जा सकती थी, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। सख्त लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था तबाह हुई, इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। सख्त लॉकडाउन की वजह से हर्ड इम्यूनिटी भी विकसित नहीं हो पाई। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। गलत जानकारी के तो नए नए रिकॉर्ड बनाए चीन ने। बड़ी आबादी को अंधेरे में रखा गया, बुजुर्गों का अलग से ख्याल नहीं रखा गया जो कि जरूरी था। और यही वजह है कि कोविड पॉलिसी पर शी जिनपिंग की लगातार सवाल उठते रहे। तथ्य छुपाए गए, गलतियां छिपाने के लिए जानकारी गुप्त रखी गई। और कोविड के इस दौर में ऐसा एक नहीं कई बार किया गया चीन की वजह तरफ से, और अभी भी वो सिलसिला जारी है। इंटरनेशनल मदद नहीं मिल पाई क्योंकि तथ्य ही सामने नहीं रखे गए, फैक्ट सामने नहीं रखे गए। और आज की तारीख में भी चीन आंकड़ों को कहीं ना कहीं छुपाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर शैलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शैलेश, अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि हाल ही में जो लगातार हम देख रहे थे कार्डियक अरेस्ट के जो केसेस आ रहे हैं, यानी कोई चलते चलते नाचते गाते अचानक कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और वो नीचे गिरता है, उसकी मौत हो जाती है। उन केसेस को भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उनकी वजहें तलाशने की कोशिश की जाएगी। आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि चीन से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई? देखिए, हम सब ये जानते हैं और ये मेडिकली प्रूवन हो चुका है कि कोविड एक प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेज है। प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेज का मतलब होता है कोविड की वजह से आपका खून गाढ़ा हो जाता है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और उस खून गाढ़ा होने की वजह से जो रक्तवाहिनी होती है दिल की, वहाँ पे जाके ब्लॉकेज हो जाता है, सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आ जाता है, पेशेंट खड़ा खड़ा गिर जाता है। इसीलिए जिन पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का कोविड होता है, उनको हमेशा हमने 3 महीने से 6 महीने तक एंटीकोगुलेंट लेने की सलाह दी थी, खून पतला करने की दवाई लेने की सलाह दी थी। दूसरी बात मैं जरूर ये कहूंगा आपको कि आज हम चाइना से मच एंड मच बेहतर कंडीशन के अंदर हैं 3 वजह से। पहली वजह कि चाइना ने जो पहली 2-3 वेव आई उसके अंदर 0 कोविड टॉलरेंस पॉलिसी थी उनकी, उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया, तो उनके यहाँ बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं थी। बिकॉज कोविड से 2 तरीके से बचा जाता है, पहला बीटा सेल इम्यूनिटी, दूसरा टी सेल इम्यूनिटी।
बीटा सेल इम्यूनिटी जो हमारी पूरी जनता को 200 करोड़ जो वैक्सीन लगाई गई उसने हमें बीटा सेल इम्यूनिटी दी। जो हमारे यहाँ पे डेल्टा वेव ओमिक्रॉन की वेव आई उसने हमको टी सेल इम्यूनिटी दी, उससे हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हुई और जो टी सेल इम्यूनिटी है वो लंबे टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रहती है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हैं कि भारत की स्थिति क्यों अच्छी है उससे जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आ रही है। दर्शकों को बता दें कि दुनिया में कोरोना की लहर के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर, गेम चेंजर नेजल वैक्सीन बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल होगी। केंद्र सरकार ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कोविन ऐप पर जल्द आ जाएगी पूरी जानकारी, यानी कि आप जो देख रहे हैं आप तुरंत ही कोविड ऐप पर जाइए और जल्द से जल्द अपने बूस्टर डोज के लिए नेजल वैक्सीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, गुड न्यूज इसे माना जा सकता है। आ गई गेम चेंजर नेजल वैक्सीन, इसके बारे में जान लीजिए क्योंकि इसका इंतजार हो रहा था। अब इसको अप्रूवल दिया गया है, मंजूरी मिली है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिल गई है मंजूरी और इसे माना जा रहा है गेम चेंजर। इसे इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन भी कहा जाता है। यह वैक्सीन सिरिंज की बजाय सीधे नाक में ड्रॉप के जरिए दी जाएगी। ड्रॉप्स जो हैं वो डाली जाएंगी नाक के अंदर, बिना सुई के दी जाने वाली दुनिया की ये पहली कोविड वैक्सीन होगी, नेजल वैक्सीन। यानी भारत यहां भी नया कीर्तिमान रचता हुआ नजर आ रहा है। बूस्टर डोज की तरह भी इसका इस्तेमाल होगा। यह साफ कर दिया गया है कि चाहे आपने कोविशील्ड ली हो या फिर कोवैक्सीन, आप नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। भारतीय नेजल वैक्सीन पर दुनिया के कई देशों की नजर बनी हुई है, तो इसे एक गेम चेंजर माना जा रहा है। इसका इंतजार किया जा रहा था और अब इसे मिल गया है अप्रूवल। फायदे देखिए क्या हैं इस नेजल वैक्सीन के। बच्चों का टीकाकरण जाहिर है बहुत आसान होगा, सांस से संक्रमण का खतरा भी घटेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने नेजल वैक्सीन ली है। हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जाहिर है तरीका जो है वो बहुत आसान है। इंजेक्शन से डरने वालों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। इसमें खास तौर पर वो बच्चे जो कि इंजेक्शन से डरते हैं उनके लिए भी निश्चित तौर पर ये बड़ी राहत की खबर है। और नेजल वैक्सीन को लेकर कुछ और अपडेट्स हैं आशीष के पास। आशीष, तो ये गेम चेंजर वैक्सीन आ गई है और जल्द से जल्द भारत में इसका इस्तेमाल किया जाएगा बूस्टर डोज के तौर पर। और आपको बता दें कि केंद्र की मंजूरी बूस्टर डोज के लिए मिल गई है। आपको बता दें कि साथ ही अभी मास्क अनिवार्य नहीं है लेकिन पहनने की सलाह दी गई है। साथ ही एयरपोर्ट्स का अपडेट देखिए किस तरह से टेस्ट होगा और रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना होगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, सब कुछ चीजें मॉनिटर की जाएंगी लेकिन कोई मेजर एक्शन की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। मॉक ड्रिल मंगलवार को पूरे देश में की गई और सभी अस्पतालों में तैयारी भी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि किस तरह से बैठकों का दौर जारी है। केंद्र और राज्यों की आज सभी स्वास्थ्य मंत्रियों का मंथन भी है। साथ ही केस रिपोर्ट देखिए, 8 महीने से लगातार कमी आ रही है, यानी कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। संक्रमण दर देखिए क्योंकि आंकड़े बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। किस तरह से संक्रमण दर R0 फैक्टर लगातार घटता रहा है भारत में, अभी जो है वो 0.14% है। एक्टिव केसेस 4 राज्यों में ज्यादा हैं और अगर आप एवरेज देखें तो लगभग आप मान के चलिए कि 100 से 150 या मैक्सिमम 200 तक डेली केसेस आ रहे हैं, यानी कि चीन या फिर विश्व के किसी भी बड़े देश के मुकाबले ये नंबर्स काफी कम है और इसीलिए एक प्रीएम्प्टिव मॉनिटरिंग चीज की जा रही है लेकिन एक्शन की फिलहाल कोई बड़े जरूरत नहीं है। और डॉक्टर पारिक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेने के लिए मैं आपसे डॉक्टर पारिक, एक चीज सबसे ज्यादा हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये है कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है, मॉनिटर करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हम वो सरकार के तौर पर, डॉक्टर्स के तौर पर, लेकिन आम लोगों को ये जानना ज़रूरी होगा, वो सब जानना चाहेंगे क्या करें मॉनिटर, क्या वो पॉजिटिव कितने हो रहे हैं रोज़ वो हम मॉनिटर करें जो कि एक पैमाना था पहले और दूसरे वेव में, क्या R0 फैक्टर को मॉनिटर करें, क्या बाकी देशों को मॉनिटर करें या फिर चीन को मॉनिटर करें, वहाँ कितना बढ़ रहा है? देखिए अच्छी बात है कि हम पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। मेरे को नहीं लगता कि हमें पैनिक क्रिएट करने की जरूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। आजकल वैसे भी
बदलते मौसम के अंदर बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस एक्टिव हैं और बहुत सारे लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या खांसी जुकाम भी चल रहा है। इसी दौरान ये इन्फेक्शन भी होगा, पॉसिबिलिटी है ऐसी हम मानते हैं, क्योंकि कोरोना पूरी तरह से नहीं गया है, वायरस जाता है और हम उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे को मॉनिटरिंग की जरूरत है, हमारे को बेटर सर्विलेंस की जरूरत है, बट मुझे नहीं लगता कि हमारे को बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करने की जरूरत है। दिस इज जस्ट समथिंग, आई थिंक वी शुड बी रेडी फॉर दिस थिंग। बट मेरे को लगता है कि जिस तरीके से हमारा इम्यूनाइजेशन देश में हुआ है, जिस तरीके से हमारे वैक्सीन के नए तरीकों पर भी अब ज्यादा गौर किया जा रहा है, जिसमें से एक है नेजल वैक्सीन, जिसको अब मंजूरी भारत में भी मिल गई है। इसके बारे में और डिटेल में जानकारी हम लेंगे अपने डॉक्टर से। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, कोरोना को लेकर खुद चीन के अंदर भारी मतभेद है। शीर्ष स्तर के मेडिकल ऑफिसर्स में ही आम राय नहीं बन पा रही है। कोई कर रहा कोरोना के खात्मे का ऐलान, तो कुछ की राय में हमेशा के लिए सताएगा कोरोना। तो अलग अलग तरीके के अब मतभेद भी सामने आ रहे हैं कोरोना को लेकर चीन में ही जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके बीच। तो देखिए, चीन को जो कि कोरोना का जन्मदाता है, उसे फिर इस वेव में भी किस तरह से जिम्मेदार माना जा रहा है। चीन खुद को ग्रेट बताता है, तमाम मोर्चों पर खुद को अव्वल कहता है, लेकिन हालात ये हैं कि इतने बड़े संकट पर बेसिक समझदारी भी दिखा नहीं पा रहा। चीन के 2 शीर्ष स्तर के डॉक्टर्स में ही एक राय नहीं है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर, इस नए खतरे को लेकर। ये देखिए, वो 2 डॉक्टर्स ये रहे, झांग वियोंग, शंघाई के जाने माने महामारी एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं चीन से जल्द ही कोरोना पूरी तरह से खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ राओ यी, चीन के जाने माने न्यूरोबायोलॉजिस्ट हैं। वो कह रहे हैं कोई नहीं कह सकता कि यह वायरस कब खत्म होगा। यानी 2 बड़े डॉक्टर्स और दोनों की राय कोरोना को लेकर बिल्कुल जुदा। चीन से जल्द ही कोरोना पूरी तरह से खत्म होने वाला है और दूसरी तरफ ये कि मुमकिन है कि यह वायरस अब हमेशा के लिए रहे। यह भी संभव है कि साल में 3 बार वायरस अटैक हो, यह कहा जा रहा है। यानी बिल्कुल जुदा राय नजर आती है। ड्रैगन को डर किस बात का है, डर क्यों है, यह देखिए। चीन में 64% शहरी आबादी है और भारत की अगर तुलना की जाए तो 64% ग्रामीण आबादी है। यानी हमारे यहां ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं। चीन में हालात इससे बिल्कुल उलट हैं। चीन में अभी से दवाएं कम पड़ गई हैं और भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है। वैक्सीनेशन के मामले में तो कोई जवाब है ही नहीं। चाइनीज वैक्सीन घटिया निकली। भारत में वैक्सीन देकर कई देशों का भरोसा जीता और चीन ने ऐसा करके अपने लोगों की जान सांसत में डाल दी, मुश्किल में डाल दी, क्योंकि बाहर से वैक्सीन ली नहीं, अपने यहां जो वैक्सीन थी वो बेहद घटिया साबित हुई। बड़ी आबादी में इम्यूनिटी बढ़ी ही नहीं, भारत में संक्रमण और वैक्सीन से हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप हुई। डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गुप्ता, इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए यह बेहद अच्छी बात कही जा रही है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। इम्यूनिटी के मामले में वैसे भी भारतीय मजबूत माने जाते हैं। ऐसे में अगर कोई वेव आती है, संक्रमण फैलता भी है, तो हमारे लिए कितने बेहतर हालात होंगे? देखिए, हम चाइना से अगर बात करते हैं तो भारत बहुत बेहतर स्थिति में, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन कवरेज बहुत बड़ा हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला था, 220 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं, 28% लोगों को बूस्टर लग चुका है। अगर बात करते हैं इन्फेक्शन की, तो बहुत सारे लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, जिसको हम टी सेल इम्यूनिटी बोलते हैं, वो डेवलप हो चुकी है। बट स्टिल हमें अपने गार्ड ढीले नहीं करने हैं, हमें बूस्टर लगवानी है। बूस्टर को बड़ा करना है, 28% से 90% करना है या 95% करना है। जो बच्चे 5 साल से 12 साल तक के बच्चे हैं, जिनको अभी तक प्राइमरी वैक्सीनेशन नहीं लगा, उनकी वैक्सीन अप्रूव्ड हो चुकी है, उसको रोल आउट करना चाहिए, लगवाना चाहिए। नेजल वैक्सीन ऑलरेडी आ चुकी है, इसके बहुत फायदे हैं। इसका एक बड़ा फायदा है कि लोकल इम्यूनिटी भी देता है। नॉर्मली जो हम इंजेक्शन लगाते हैं उसकी लोकल इम्यूनिटी नहीं मिलती है, नेजल वैक्सीन की लोकल इम्यूनिटी मिलती है। प्लस नेजल वैक्सीन का फायदा है कि आपको पेन, स्वेलिंग, रेडनेस नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं बूस्टर वालों के लिए बहुत बड़ी बम्पर खबर है, अभी जरूरी है और नेजल वैक्सीन भी एक अच्छी पहल है, ये आप कह रहे हैं। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज एक और आ रही है, उसके बाद डॉक्टर के पास चलेंगे। कोरोना को लेकर चीन पर प्रेशर बढ़ गया है। यूएस ने कहा है कि चीन पूरी जानकारी साझा करे, क्योंकि चीन पर यह आरोप है कि अभी तक उसने कोरोना को लेकर सारी डिटेल्स, डेटा शेयर नहीं किए हैं। वायरस की जानकारी पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। अमेरिका अब लगातार चीन पर प्रेशर बढ़ा रहा है कि जब तक कोरोना का जो डेटा है
वो पता नहीं चलेगा, तब तक ये मुसीबत जो है वो कम होने वाली नहीं है और चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। डॉक्टर बाबित, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या जिन लोगों को पहले कोरोना का संक्रमण हो चुका है, ये नया वेरिएंट उनके लिए कितना खतरनाक है, या फिर सीनियर सिटीजन्स, बच्चों की बात करें, उनको कितना सावधान रहने की जरूरत है, किस तरीके के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की अभी से जरूरत है? उनके अंदर जैसा बताया डॉक्टर साहब ने पहले कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो उनके ऊपर जो इसका सीरियसनेस रहेगी वो कम रहेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रिकॉशन नहीं लेने हैं, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन हैं या बाकी बीमारियों से जो लोग ग्रस्त हैं उनमें हमेशा इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। तो बूस्टर डोज तो हमें लेनी ही है, सभी लोगों को बूस्टर डोज लेनी चाहिए, प्लस जो मास्क लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सब हमें अपना मेंटेन करके रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर टी.एस. क्लेयर भी हमारे साथ में है फोर्टिस अस्पताल से। डॉक्टर क्लेयर, हमने देखा है कि लगातार वर्ल्ड वाइड एक ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है सरकार की तरफ से, भारत के नंबर सबसे ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर में अभी नजर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ R0 फैक्टर भी, पॉजिटिव रेट भी। एक क्विक रिस्पॉन्स आपसे जानना चाहूँगा, क्या इससे भारत की वैक्सीन की एक बार फिर रीअफर्मेशन नहीं होती है ग्लोबल लेवल पर, और क्या इसका यह मतलब होगा कि भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन पर, क्योंकि अब ग्लोबली डिमांड बढ़ना एक्सपेक्टेड है, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो प्रूव हो गया है, जो भारत की वैक्सीन बनी है वो बहुत अच्छी है। हालांकि पहले WHO ने बहुत कंसर्न शो करे, कोवैक्सीन बड़ी लेट उन्होंने पास करी, पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो इंडिया की कोवैक्सीन है और इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो दुनिया में बहुत अच्छी उभर के आई है और इट हैज़ बिकम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मेरा ख्याल हमें सबको ये इसका वी आर प्राउड ऑफ दिस, और हमें पूरा विश्वास है इंडियन वैक्सीन का जो एफिकेसी का। तो यहाँ तक ये जो नई कोविड की आने की खबरें हैं, इंडिया अभी भी मैं समझता हूँ बहुत सेफ है, लेकिन हमें बूस्टर डोज लगानी है, और मेरा ख्याल एक स्टेज पे हमें 4th डोज के बारे में भी फैसला करना है कि कितनी देर बाद लगाना चाहिए। लेकिन ये जो कोविड है ये बिल्कुल नहीं जाएगा, ये तो इसके साथ ही रहना पड़ेगा। ये तो एक वायरस है, जैसे बाकी इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो ये जाने वाला तो नहीं है, लेकिन एक स्टेज आ जाएगी कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अल्टीमेटली, अगर हम वैक्सीन लगाएं और अपना ध्यान रखें। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए दरअसल की जा रही है बड़ी तैयारी। सरकार एहतियाती डोज पर देने जा रही है अब जोर। उम्र दराज लोगों को खास तौर पर एहतियाती डोज दिए जाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। यह भी एक अहम खबर इस वक्त हमारे सामने। अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर NN खन्ना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खन्ना, इस कदम को, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? प्रिकॉशनरी डोज है, जिसे बूस्टर डोज भी कहा जाता है, वो अब कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है, और हमें अपने व्यवहार में कितने चेंजेस लाने की फौरन जरूरत है? देखिए, ये तो बहुत जरूरी है कि अब हमारे पास एक वैक्सीन है और प्रोविन वैक्सीन है, जो कि होपफुली इस वेरिएंट में भी और इस म्यूटेंट में भी काम करेगी। तो डेफिनेटली हमारी जो इम्यूनिटी जो अभी तक हमें बचा के आई है, हमें उसको आर्ग्यूमेंट करने का टाइम आ गया। और स्पेशली इसको अब अगर नेजल वैक्सीन भी आ गई है, तो बुजुर्गों को, बच्चों को और बाकी सारी पॉपुलेशन को मिक्स एंड मैच करके, किसी को नेजल, किसी को कन्वेंशनल वैक्सीन बूस्टर देके इसको बहुत जल्दी से आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, जहां तक हम ये सोच रहे हैं कि हम अभी तक सेफ हैं और हम चाहते हैं हम सेफ रहें, लेकिन अगर हम अपना इतिहास देखें तो हर बार 2, 3, 4 महीने बाद भारत में प्रॉब्लम आई है और बहुत तेजी में आई है। ऑल्दो उसकी ओमाइक्रॉन वेव में उसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी। तो हमें वो प्रिकॉशन अभी से शुरू करना चाहिए और अपना भी पास्ट भूलना नहीं चाहिए कि कैसे डेल्टा वेव में हम लोग सब परेशान हुए थे। उसको अगर हम सेंसिटाइज करें पब्लिक को, तो वो खुद ही प्रिकॉशन लेगी, मास्किंग करेगी, प्रॉपर मास्क लेगी, हैंड हाइजीन रखेगी। सावधानी ही एकमात्र बचाव है कोरोना संक्रमण को अगर फैलने से रोकना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने कोरोना के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत काम आएगी हमारे दर्शकों को।